नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त उत्तराखंड विशेष का है, लेकिन आज जो विशेष है वो है देश का बजट। अब देश का बजट आर्थिक सेहत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। चुनावी राज्य हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड भी तो उनमें से एक है। चुनावी लिहाज से ये बजट कितना फायदेमंद है, लोगों के लिहाज से ये बजट कितना फायदेमंद है, मैदान से लेकर पहाड़ों तक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण है, मैदान से लेकर पहाड़ों तक जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, जो स्टार्टअप इंडिया की बात कही जा रही है, उसे लेकर ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। पहाड़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बजट कितना महत्वपूर्ण है। ये तमाम बातें इस वक्त देश के घर घर में हो रही है। इसीलिए उत्तराखंड विशेष में हम इसी बजट से जुड़ी हुई तमाम बातों को समझने और समझाने के सिलसिले को जारी रखेंगे। कुछ विशेष अतिथि भी हमारे साथ इस विशेष प्रस्तुति में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, इसे सपनों का बजट कहा जा रहा है, इसे देश को मजबूती देने वाला बजट कहा जा रहा है, इसे लॉन्ग टर्म मजबूती का बजट कहा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। इसे समेकित और समावेशित बजट प्रधानमंत्री बता रहे हैं। पहले जरा सुन लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया और फिर शुरुआत करते हैं इस बजट को समझने और समझाने की। 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। The special economic zones placed with partners. तो पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी, याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के लिए होना चाहिए और पलायन को कैसे रोकना है, इसके लिए जरूरी था कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको पूरी तरह से मजबूती प्रदान की जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वहां पर मजबूती की बात हो रही थी, उसे और ज्यादा आधार दिया जाए। ये तमाम बातें आज के बजट में समावेशित करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस बजट को भी दो नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म बजट है, ये अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बजट है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था को मजबूती तो तब मिलेगी जब आम आदमी की पॉकेट भरी होगी, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, वहां पे निराशा है। आशा निराशा के बीच में ये बजट कितने नंबर लेता है, दो विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और दोनों ही महारथी माने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र, अर्थनीति के क्षेत्र की बात करते हो। स्क्रीन पर जरा ले आइए दो मुस्कुराते हुए चेहरे, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अर्थनीति
नीति के जानकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पूर्व निजी सचिव वैभव डांगे जी, बहुत बहुत स्वागत। वैभव जी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी विशेष अब जगह बना चुके हैं। जब राजनीतिक चश्मे से चीजों को आकलन करना हो, इसके लिए डॉक्टर एसके दत्ता, बहुत बहुत स्वागत दत्ता साहब, आपका भी मैं करती हूँ। मैं आप दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला कमेंट चाहूंगी। वैभव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स पर हमने डिस्कशन किया कि मजबूती देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जब मजबूती इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी तो देश मजबूत होगा। आर्थिक सर्वे को लेकर भी आपने, मुझे याद है कल रात में जब हम और आप जुड़े हुए थे तो आपने कहा था कि बहुत आशाएं हैं इस बजट से। अब बजट सामने आ गया है, बहुत सारी बातें हो रही है, आशा निराशा के बीच में परपाटी खींचने की कोशिश की जा रही है। आपके नजरों में आज का बजट क्या कहता है? वैभव डांगे जी। धन्यवाद लावली जी। जैसे मैंने कल भी कहा था इकोनॉमिक सर्वे के बाद, और मैंने उस दिन भी कहा था जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट की अपेक्षाओं पर चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है ये बजट, जैसे हमने दोनों दिन चर्चा में मैंने अपेक्षा में कहा था, ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रहेगा। मुझे लगता है वित्त मंत्री ने अपने आप को पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट से बचाया है और विकास को गति देने वाला, लॉन्ग टर्म दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जाने वाला ऐसा बजट देने का बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट किया है। क्योंकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, कोविड के बाद इकोनॉमी में जिस प्रकार की एक स्लोडाउन आया था, इम्पैक्ट आया था, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, सब पे उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा था। हमारा सोशल सेक्टर के ऊपर की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारा खर्चा बढ़ गया था। हमारे देश के गरीब लोगों के लिए सरकार को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए। तो ये जो सारा प्रेशर था, उसका इम्पैक्ट, रेवेन्यू हमारा कम हुआ था, टैक्स कलेक्शन हमारा कम हुआ था क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन, और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे था। उन सब के बावजूद वित्त मंत्री ने फिस्कल डेफिसिट की बहुत ज्यादा चिंता ना करते हुए गति विकास की कैसे बनी रहे इस पर फोकस रखा। और मुझे लगता है उन्होंने केवल इंफ्रा, या मैं ऐसे लिमिटेड इसको नहीं कहूंगा, उन्होंने लगभग हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया। उन्होंने इंफ्रा पे फोकस जारी रखा, उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे चार्जर्स है, मोबाइल के ईयरफोन्स है, बाकी एसेसरीज है, उसको प्रमोट करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं घोषित की। उन्होंने कपड़े से संबंधित घोषणाएं की। उन्होंने एमएसएमई के लिए स्कीम को 5 लाख करोड़ से बढ़ाया। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कोविड से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया था, पिछले दोनों साल में कोविड की जो इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव या एमएसएमई के जो इंसेंटिव थे, उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंक्लूड नहीं था। जैसे उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में टूरिज्म बहुत बड़ा और हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो उसमें इंक्लूड नहीं था। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को वित्त मंत्री ने साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पिछले साल लाल किले में घोषणा की थी कि 2027 में हम अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेंगे, और इस वर्ष अमृत महोत्सव चल रहा है। तो क्या हम 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे जा सकते हैं? मुझे लगता है उसी दिशा में ये बजट एड्रेस कर रहा है। और इसलिए बजट में केवल एक्सपेंडिचर और खर्चा बढ़ाने की केवल व्यवस्था नहीं की है, तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कैसे सरकार कर रहेगा, उसमें कैसी गति ला सकती है, उस पर भी बहुत अच्छे ढंग से दिशा निर्देश दिए, कमेंट किए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट और बधाई के पात्र वित्त मंत्री। 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं आज के बजट में वैभव जी? नंबर तो मैं क्या दूं, लेकिन मैं निश्चित 9 नंबर उनको दूंगा। एक नंबर मैं अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा टैक्स स्लैब भी बढ़ाने से मेरा बिल्कुल बच जाएगा। और देखिए ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है जी। लेकिन मैं बताऊं, ये बड़ा रोचक है। मैं आपको बताऊं कि बीते कई घंटों से मैं बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ जुड़ रही हूं, और जितने भी अर्थशास्त्री हैं और अर्थनीति के जानकार, वो 9 आउट ऑफ 10 बजट को दे रहे हैं, 1 अपने लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स स्लैब में हम सभी आते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर जरूर निराशा है। दत्ता साहब, आपके पास आते हुए देखिए, इतना तो जरूर है कि जब हम अर्थव्यवस्था को जब बूस्टर देने की बात करते हैं, हर जगह ना लोग बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, खासतौर से कोरोना काल में तो ये शब्द हर समय जुबान पर रह रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था को, किसी भी अर्थनीति को अच्छे नियत के साथ अगर पटरी पर लाना है तो मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने की जरूरत थी, और आज के बजट में मल्टी प्रोंग एक्शंस को ही दर्शाया गया है।
तो फिर क्यों कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, कुछ लोग निराश हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस वाला बजट नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू सर, इस बजट में आपको क्या खास नजर आया, आपके नजरिए से बजट? लवनी जी, जो लोग अंधा चश्मा पहन के बैठे रहते हैं और जिन लोगों ने ठान ही लिया है कि नहीं हमें तो हर चीज पे बुराई देखनी है, जिनका खुद का सोच और मानसिकता बुराई वाला हो, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते और उनके विचारधारा को आप बदल भी नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो ये बजट है, खास करके कोरोना काल के बाद, एक बहुत ही दूरगामी बजट है और ये कहीं ना कहीं पे भारत को ग्लोबल पावर बनाने के परिपक्ष में एक ट्रेंड सेटर साबित होगा। मसलन आप अगर देख लीजिएगा, चार मोटे मोटे तौर पे पॉइंटर्स गिना देता हूं। एक तो है कि आपके घरेलू और छोटे उद्योग, मेरे भाई वैभव जी बैठे हुए हैं, आप पहले एमएसएमई मिनिस्ट्री को ही हैंडल करते थे। घरेलू और छोटे उद्योग को जिस हिसाब से विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है। उसके साथ साथ कृषि के जगत पे आप अगर देखेंगे, जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, खास करके एमएसपी और तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से लाखों में एक तरह से आवंटन रखा गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन के सेक्टर में आप अगर देख लेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में भी, क्योंकि 2022 से नया एजुकेशन कानून लागू होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाला है, उस पे भी जिस हिसाब से आवंटन किया गया है, केवल आवंटन नहीं, तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, प्रदेश के यूनिवर्सिटीज को जिस हिसाब से कहा गया है कि आप लोग विस्तार कीजिए, और उसके लिए जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आप अगर देख लीजिएगा, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बेटवा और केन का जो इंटरलिंकिंग के लिए जो विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ डिजिटल जगत में, और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है लवनी जी, आप सबके साथ आज मैंने सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल और इंटरव्यू मैंने शेयर किया था यूरोप के काफी सारे प्रसिद्ध अखबारों के साथ, और उसके साथ साथ बहुत सारे मैगजीन्स के साथ, जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने कहा था कि और क्रिप्टो करेंसी अगर नियंत्रित नहीं होता है और उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो किस तरह का दूरगामी परिस्थिति पैदा हो सकता है भारत में, और किस तरह से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को किस हिसाब से तहस नहस कर सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि 2-3 चीजों पे जो मैंने कहा था क्रिप्टो करेंसी को लेके, एक की आरबीआई के निगरानी में अपना घरेलू क्रिप्टो करेंसी हो, यानी कि रुपए को ही क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए, और उसके साथ साथ शुल्क लगाया जाए प्राइवेट प्लेयर्स पे, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के लेके तमाम तरह के धांधली करते हैं और तमाम तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। उसपे जो 30% के आसपास जो अंकुश लगाया गया है टैक्स के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें जो हमारे देश के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो आप माननीय प्रधानमंत्री दत्ता साहब, आपने क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की बात कर ही दी है, तो मैं आपसे एक सवाल जरा करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये जो डिसीजन लिया गया है टैक्स का, 30% टैक्स स्लैब का, उसके बाद से ही ना ये चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है? क्योंकि टैक्स तो हम उसी चीज पर देंगे ना जो लीगल होता है। और इसके अलावा ये भी बात चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी, जो पहले ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर देती है, तो अब अगर टैक्स भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो रही है, तो ये सारी चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? आप किस तरीके से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट रेगुलेशन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, खास करके बिटकॉइन और तमाम जितने सारे आपके जो डिजिटल करेंसी होते हैं उन सब पे, क्योंकि 30% के आसपास शुल्क लगा देना ये बहुत बड़ी शुल्क होता है और कोई मामूली प्रतिशत में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो अंकुश लगाया ही गया है। उसके साथ
क्रिप्टो करेंसी को लीगल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए भारत के घरेलू क्रिप्टो करेंसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद स्थापित करेगी, आपके अपने खुद की बिटकॉइन या फिर अपने खुद के रुपए को जिस हिसाब से डिजिटल करेंसी हिसाब से बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे रेगुलराइज करता है हिंदुस्तान के करेंसी को। ये दोनों चीजें मैंने कहा था लगातार तमाम अपने लेखों के माध्यम से, और अंतरराष्ट्रीय पटल पे मैंने कहा था। आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मेरे ये दोनों बिंदुओं को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक्सेप्ट की है, आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखने वाला हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बिटकॉइन जैसे तमाम जितने सारे करेंसी है जो बहुत उथल पुथल और हाहाकार मचाता है, और खास करके जिस हिसाब से नार्को टेररिस्ट और उसके साथ साथ हवाला के लोग जिस हिसाब से इसका दुरुपयोग करता है, आप इन तमाम जितने सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लोग बिटकॉइन जैसे चीजों को पूरा दुनिया भर में फैलाता है, उस पे पूरा कंप्लीट बैन लगाइए। अब समय आ चुका है कि भारत के स्ट्रेटेजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन सब प्राइवेट करेंसी पर बैन लगाया जाए, और हमारे यानी जो डिजिटल ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो इकोनॉमी पर प्रहार किया जा रहा है, उसके लिए भी अब एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है और प्रधानमंत्री को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये अपील आपकी है, और मुझे लगता है कि जब ये कार्यक्रम सुदर्शन के मंच से जाता है तो दूर तलक बात जाती है, बातें जाएगी। और वैभव जी, क्योंकि दूर तलक बातें जाने की हो रही है, तो क्रिप्टो करेंसी से एक बार फिर से जरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर को आपने एकदम करीब से देखा है। खास तौर से हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की थी पहले कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और जितना उस पर हम कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आज के बजट में उस लॉजिस्टिक कॉस्ट पर भी कहीं ना कहीं से एक बड़ी परिपाटी खींच दी गई है इस बजट में, और इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को होगा? बिल्कुल लावली जी, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब डिस्कशन में हमने लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट पर बहुत चर्चा हमने की थी, रमेश अग्रवाल जी जो ट्रांसपोर्ट के बड़े व्यापारी है वो हमारे साथ अपनी बात रख रहे थे। अगर हमारे देश के बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाना है ग्लोबल मार्केट में, तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो जो कदम उठाना आवश्यक है, सरकार ने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया, तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की बात की। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस साल में काम शुरू होगा, अनाउंस होगा और वर्क काम शुरू होगा, इसकी घोषणा उन्होंने की। साथ ही साथ केवल सड़कें अच्छी बनाना, रेलवे अच्छी बनाना, जैसे किसानों के लिए रेलवे के लिए कई प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की। नई रेलवे लाइंस को लाइट एल्यूमिनियम से बनाने की बात उन्होंने की, वाटरवेज बनाने की बात उन्होंने की, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड अर्बन एरिया के लिए उन्होंने रोपवे जैसे इनोवेटिव मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन की बात उन्होंने की, जिसकी घोषणा उन्होंने की कि ऐसे 10 प्रोजेक्ट 2022-23 में शुरू होंगे। तो मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म ऐसे सारी बातों को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक बात मैं और कहूंगा, केवल उन्होंने घोषणा कर पैसे की व्यवस्था नहीं की, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे सारे अलग अलग मंत्रालयों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए पीएम गति शक्ति के तहत इन सारे प्रोजेक्ट पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट और बाकी मंत्रालय की क्लियरेंस जल्दी हो, इसलिए परिवेश नाम का एक पोर्टल बनाया है जिससे क्लियरेंसेस और अप्रूवल तेज गति से कैसे हो। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंप्रूव हो और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो, इसलिए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स में जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स है, सरकार की जितनी एजेंसीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिसके कारण आपस में उन दोनों का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर होगा। इसको हम केवल एक प्लेटफॉर्म पे लाना इतना छोटा मुद्दा नहीं है। अगर हम उसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो एक कंटेनर जब हमारे पोर्ट पर आता है या हमारा मैन्युफैक्चरर कंटेनर पोर्ट के लिए भेजता है, तो उसका ई वे बिल है, उसका टोल प्लाजा पे चेकिंग है, उसके बाद बॉर्डर चेकिंग जी, ये सारा डेटा जब एक दूसरे से बात करने लगेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेगा, तो उसके लिए लगने वाली उसकी पेपर वर्क बहुत कमी होती है, उसके ऊपर आने वाला इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट
को लॉन्ग टर्म में पीएम गति शक्ति योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से कहा था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और अगर हमारे देश, और इसको केवल लॉजिस्टिक्स या इस तक सहमत नजरे से मैं नहीं देखता हूं, हमारे देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग को हमको बढ़ावा देना है, हमारे देश के एमएसएमई को हमको ताकतवर बनाना है, लघु उद्योग जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करते हैं उन पर अगर फोकस करना है, तो इन सब चीजों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन बनता है जिसके कारण हमारे उद्योग और ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे। उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, उन्होंने ईज ऑफ लिविंग की बात की आम आदमी के लिए। तो मुझे लगता है हर चीज को साधने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है उसके कारण उसका जो सीधा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जैसे हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस साल 25,000 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े जाएंगे। उसके लिए उन्होंने इस बार बजटरी एक्सपेंडिचर और प्रोविजन बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ से 1,99,000 करोड़ किया। लगभग 68% की बढ़ोतरी उन्होंने की। अब ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? 22 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात उन्होंने की। अब ये सारा इस साल के फाइनेंशियल ईयर में ये सारा पैसा अगर हमें 3 साल में सड़कें बनानी है तो उसके लैंड एक्विजिशन के लिए, सर्वेस के लिए, डीपीआर के लिए ये पैसा जाएगा। अब लैंड एक्विजिशन जब होता है, जमीन का जब भूमि का अधिग्रहण होता है, तो उसका पैसा हमारे किसानों के पास, हमारे छोटे आदमी के पास, गांव गांव में जगह जगह पे ये पहुंचता है। और वो पैसा नीचे पहुंचता है तो आपने शुरुआत में कहा था कि आम आदमी के पास जेब में पैसा कैसे आएगा खर्च करने के लिए। तब ये पैसा नीचे पहुंचता है तो उसकी एक्सपेंडिचर पावर बढ़ती है, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, वो अलग अलग जगह पे खर्च करता है, वो अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करता है, वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, अपने परिवार में बच्चों बेटियों की या बेटों की शादी करता है। तो इस प्रकार की योजना के तहत वो अपना पैसा, इसी पैसे का उपयोग करके अपनी एक्सपेंडिचर और बढ़ाता है और पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा चेन है। तो मुझे लगता है इसको इस ढंग से ठीक है, उसका ज्यादा महत्व समझ में आएगा। जी, यानी इंटरकनेक्टिव है सब चीजें। दत्ता साहब, जैसे कि अभी वैभव जी बता रहे थे कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन पता है ये थोड़ी सी विडंबना है जो हम आम आदमी जो होता है ना, वो देखता है कि भाई टैक्स को लेके, खास तौर से देखिए मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि चर्चा उस मिडिल क्लास पर आकर अटक जा रही है जिसको सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है ड्यूरिंग कोरोना काल में। और ये फैक्ट है, इस चीज को वैभव जी ने भी कल एक्सेप्ट किया था, आप भी इस चीज को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो एक धारणा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में तो सोच लिया गया है, इंफ्रा को मजबूत करना चाहिए भी, एक देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए जरूरी भी है, लेकिन वो जो 40 to 42% जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, अगर उसकी परेशानी दूर नहीं होती है, उसकी समस्या अभी 10 की 10 बनी हुई है। जिस एक्सपेंडिचर पावर की हम बात कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर पावर तो तभी बढ़ेगा ना कि जब उसके पॉकेट में पैसे होंगे। क्या वो पैसा घूमकर इस बजट के आधार पर आएगा उस आम आदमी के पास? हम टॉप की बातें कर लेते हैं, हम बॉटम की बात कर लेते हैं, वो मिडिल कहाँ चला जाता है? वो वैक्यूम कैसे भर पाएगा? दत्ता साहब, देखिए यहाँ पे 2-3 बात पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। एक तो है कि आपके तमाम जिस तरह के फैसिलिटीज बढ़ाया गया है बच्चों के एजुकेशन को लेके, और खास करके तमाम जिस तरह के नए नए स्कीम्स के जो घोषणाएं हुई है, वो भी तो कहीं ना कहीं पे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक चीज है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए तमाम जिस तरह के फैसिलिटीज की घोषणा की गई है और जिस हिसाब से तमाम चीजों पे नया योजनाओं को लागू करने की जो बात की गई है, खास करके महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके और यूथ को लेके, वो भी कहीं ना कहीं पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के व्यक्तियों को प्रभावित करेगा और उससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ही फायदा होगा जरूर। मैं समझता हूँ कि हाँ, टैक्सेस पे थोड़ा सा और अगर 0.25% के आसपास अगर छूट दी जाती तो शायद और अच्छा रहता, पर कहीं ना कहीं पे आपातकालीन परिस्थिति पैदा हुआ था कोरोना काल के चलते, और तमाम जिस हिसाब से सरकार ने लगातार तमाम जिस तरह के फ्री वैक्सीनेशन स्कीम से लेके फ्री आपके रेशन स्कीम से लेकर तमाम जिस तरह के चीजें लगातार सरकार ने चलाया है, तो सरकार के पास भी तो पैसा की तो खपत है और उस पैसा जनरेट करने के लिए भी तो एडिशनल एरियाज से आपको रिसोर्स की जनरेशन की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे एमएसपी पे जिस हिसाब से बड़े पैमाने पे जो छूट
छूट दी गई है, और उसपे जो कहा गया है कि करोड़ों में किसान लाभदायक हो गए इस डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से, क्या मतलब कि आम जनता के लिए नहीं है? वो भी तो बेशक आम जनता के लिए ही है। इसके साथ साथ आप अगर देखें कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ आपको रूरल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए तमाम जिस तरह के रिफॉर्म्स की घोषणाएं की गई है और जिस हिसाब से पहल किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके साथ साथ खास करके मिडिल क्लास के लोग जो और युवा पीढ़ी के लोग जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करते हैं और डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं, उनको लगभग 1% के आसपास और छूट दी गई है सेस को लेके। तो वो भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भी फायदे की बात है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने इसीलिए आप दोनों विशेषज्ञों से ही ये बात समझने की कोशिश की, क्योंकि देखिए आवाजें बहुत तरीके की उतरी हैं, तो अगर कोई भ्रम हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। और इसीलिए अभी कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं, सिर्फ वो विशेषज्ञ जो इस बजट को आसानी से आम जनमानस को समझा सके। तो निश्चित रूप से बजट 2022 बहुत कुछ कह रहा है। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, दूरगामी ये बजट है जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत करेगा बल्कि उसको एक रफ्तार देगा। उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेगी। आम जनमानस का विकास होगा। तमाम जो पहलू थे जिस पर लगातार जनता जनार्दन चर्चा कर रही थी, उनको समेटने की कोशिश की गई है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे समेकित बजट का नाम दे दिया है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दत्ता साहब और वैभव डांगे जी दोनों ही हमारे साथ हैं। वैभव जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब कभी भी हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि खास तौर से वो लोग जो उद्योगों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर का आधार रखा गया है। आज एमएसएमई के लिए भी इस पिटारे से बहुत, डिजिटल पिटारा बोला जाए तो अच्छा होगा, इस डिजिटल पिटारे से बहुत कुछ निकला। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए ये वो सवाल है ना जो संशय पैदा कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों के मन में जो संशय उसे दूर करने की कोशिश मैं आप लोगों के माध्यम से आज करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ पैसे दे देने से काम नहीं होता है। आप पैसे देने के बाद जो आपने योजनाएं बनाई है, जो रोड मैप तैयार हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो पाएगा? क्योंकि पहले लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें भी एमएसएमई का जिक्र किया गया था, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई जितनी होनी चाहिए थी। इसके पहले भी ये कहा गया कि बहुत सारे तरीके से, अभी फॉर एन एग्जाम्पल एलआईसी के आईपीओ की बात तो हम पिछले साल भी सुन रहे थे, आज भी हमने सुना कि बहुत जल्दी आएगा, बट अभी तक कुछ हो नहीं पाया। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बजट में सब चीज सैंक्शन कर देने से बात नहीं बनती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, इसका प्रावधान नहीं दिया गया है, उनको आप क्या कहेंगे? खासतौर से एमएसएमई सेक्टर की बात अगर मैं करूं तो। लवली जी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आपसे इस बात पर सहमत हूँ। जी ने एमएसएमई के योजनाओं की घोषणा करने के साथ साथ, या सारी ही घोषणाओं को, सारे ही बजटरी घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने इसके स्पीडी इंप्लीमेंटेशन का भी एक खाका प्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर या एमएसएमई के लिए कहा है कि एमएसएमई के लिए उन्होंने ईसीएलजीएस स्कीम को 5 साल का एक पूरा खाका बना के उसमें लगभग 5 लाख करोड़ की व्यवस्था करने की बात की। साथ ही साथ उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर प्रकार के अप्रूवल को सिंप्लीफाई करने की बात की, सारे कोऑर्डिनेशन को डिजिटलाइज करने की बात की। उन्होंने साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फोकस बनाया गया कि हर मंत्रालय अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक चार्टर पब्लिश करके उनकी प्रोसेसेस को इंप्रूव करते जाएगा। जो रिपीटेशन ऑफ काम होता है, जैसे मैंने लॉजिस्टिक्स की बात की, इसका फायदा एमएसएमई को ही मिलने वाला है। जब उनका डेटा, सारे एजेंसीज का डेटा एक दूसरे से बात करने लगेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस करने की सुविधाओं पर ही बढ़ेगा, उसकी सुविधाएं बढ़ेगी। या जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत होता है तो 2 साल तक उसको अमेंडमेंट की उनको अनुमति देना, या इस प्रकार के जितने कदम हुए, मुझे लगता है उनके बजट में की भाषण का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था कि हम लोगों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में, बिजनेस करने में, उद्योग चलाने में हम सरलता कैसे ला सकते हैं, उस पर उन्होंने काफी फोकस किया। और उसको लगातार हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का नंबर, क्रमांक, जिसको रैंकिंग है, वो बढ़ते जा रही है। वो इसीलिए बढ़ते जा रही है कि सरकार लगातार उस पर, और कहना चाहूंगा जो आपके पुराने प्रश्न के साथ जुड़ी है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि आम आदमी के लिए कुछ इसमें नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी,
क्या जो छोटे उद्योग चला रहा है वो आम आदमी नहीं है? जो एमएसएमई में काम कर रहा है वो आम आदमी नहीं है? क्या किसानों को जो सुविधा दी गई वो आम आदमी नहीं है? वो सारे आम आदमी है। साथ ही साथ जैसे दत्ता साहब ने भी कहा, हर घर जल नल के माध्यम से जल पहुंचाना, ये जल किसके पास पहुंचने वाला है? हमारे आम आदमी के पास पहुंचने वाला है। उसके लिए 48,000 करोड़ की व्यवस्था करने की बात वित्त मंत्री ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि 8,00,000 घरों में हम ये जल इस बार पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने जल के साथ साथ डिजिटल एजुकेशन और बाकी सुविधा देने की बात की। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम एडिशनल 50,000 करोड़ दे रहे ताकि इस बार और वो योजना आगे बढ़ाई जा सके और लोगों को घर उपलब्ध कराया जा सके, या चीपर होम फाइनेंस देने की बात की। तो इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे मध्यम वर्ग के लिए ही सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगर चीपर होम लोन अवेलेबल होगा, सस्ते में होम लोन मिलेगा, तो घर बनाने का अपना सपना अपना मिडिल क्लास आदमी पूरा कर सकता है। तो मुझे लगता है इन सब बातों को देखते हुए वित्त मंत्री ने लगभग इन सब चीजों को साधने की कोशिश की है। कोविड के चैलेंज के बाद, रेवेन्यू घटने के बाद अगर इतना सब कुछ वित्त मंत्री कर पाई है तो ये केवल लॉन्ग टर्म बजट है ये कहना भी गलत होगा। इसमें दूरदर्शिता है, लेकिन आज की और कल की भी व्यवस्था है। दूरदर्शिता है, आज की और कल की भी व्यवस्था है। अब आज और कल की बात कर रहे हैं दत्ता साहब, तो आज तो देखिए किसानों का बजट भी इसे कहा जा रहा है, लेकिन एक कल भी था जब किसान विरोध कर रहे थे। एक आज ये भी है कि कुछ गुट अभी भी इस बजट से भी बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ है इस बजट में। एग्रो बजट इसे कहा जा रहा है। जिस तरह से एमएसपी में 2.7 लाख करोड़ का एक डायरेक्ट ट्रांसफर का बेनिफिट भी देने की बात हो रही है। बहुत सारे इसमें प्रावधान हैं, खासतौर से एग्रो डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन फिर भी एक सवाल उठ रहा है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, नहीं हो पाया। अब कुछ लोग होते हैं उनको जो प्रॉब्लम आई वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज का क्या जो बजट है ये 2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर देगा, माना जाए इसे? कहीं ना कहीं पे उसी दिशा में ही है और इसको गति जरूर मिलेगा। दुगना क्या, मैं समझता हूँ कि दुगना से भी ज्यादा गति मिल जाएगा इस बजट के माध्यम से। और ये कह देना कि मौजूदा सरकार का जो दुगना किसानों की आय बढ़ाने का जो एक नियत है वो लगभग मतलब कि पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, ये भी उचित नहीं होगा। आंशिक रूप से सफल हुआ है, पर और कुछ पहल करने की आवश्यकता है। इस बजट के माध्यम से उसी दिशा में पहल हुई है और मैं समझता हूं कि 2023 तक जरूर किसान की आमदनी जरूर बढ़ेगा इसके चलते, क्योंकि आप अगर देखें ना लागत पे कितना ज्यादा अनुदान दिया गया है और वो डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से नए नए किसानों को जोड़ा जाएगा और डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते पे जाएगा। ये तो एक चीज है, बिचौली तो लगभग खत्म हो गया है। इसके साथ साथ स्टार्टअप कंपनीज तमाम जितने सारे हैं, स्टार्टअप कंपनीज को कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 1 साल के लिए जो फैसिलिटीज पे आप और छूट दे गई है, बढ़ा दिया गया जो है 1 साल के लिए फैसिलिटीज पे, वो भी कहीं ना कहीं पे युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए तो किया गया है। हमें अगर स्टार्टअप कंपनीज को अगर यूनिकॉर्न बनाना है, मैं उस दिन आकलन कर रहा था, कोरोना काल के दौरान लगभग 300 के आसपास देश में ऐसे कंपनीज बनी है और उसमें से 40 ऐसे कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न बना है। यानी कि कोरोना से पहले ये लोगों के पास कुछ भी नहीं था आमदनी के लिए, पर आज के डेट में ये लोग कम से कम 1000 करोड़ से लेके 2,500-3 हजार करोड़ तक का हर सालाना व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे युवा पीढ़ी के लोगों को यूनिकॉर्न कंपनीज बनाने के लिए, स्टार्टअप कंपनीज बनाने के लिए वित्त मंत्री जी ने जिस हिसाब से नया घोषणा की है और 1 साल का जो एक और मतलब कि आपका सेस पीरियड दिया गया है, ये भी तो आम जनता के साथ और मिडिल क्लास के साथ जुड़ा हुआ चीज है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे आयुष्मान भारत को लेके जिस हिसाब से उस पे प्रतिशत जो और बढ़ाया गया है, मतलब कि शुल्क के प्रतिशत, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयुष्मान भारत के दायरे में आ सके। हेल्थ कार्ड का जो योजना के बारे में जो घोषणा की गई है, ये तमाम चीजें भी तो मिडिल क्लास और छोटे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लेके और आम जनता को लेके ही है।
और इसके साथ साथ लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास फाइनेंशियल एड तमाम प्रदेशों को दिया गया है, जिसका आपका मतलब कि वापसी करने का जो ड्यूरेशन है वो 50 साल तक का ड्यूरेशन रखा गया है। जब प्रदेशों के पास 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल हेल्प केंद्रीय सरकार से मिलेगा और 50 साल में उसको वापस करना है, तो उससे क्या आपकी आम जनता की डेवलपमेंट नहीं होगी, बिल्कुल आपके और वो भी इंटरेस्ट फ्री है, डेवलपमेंट हाँ, नहीं होगी, और वो तो भी ये इंटरेस्ट फ्री सब है। वैभव चीजों जी को कह रहे भी हैं, ध्यान में रखने देखिए की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए और हाँ, 2 सेकंड मुझे और जी दे जी दीजिएगा जी लावनी जी। जी इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट ना ही केवल दूरगामी बजट है, हाँ, पर ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी बहुत उपयोग बजट है। और मैं तो प्रतिशत के हिसाब से इस बजट को 9.5 के आसपास दूंगा। चलिए 10 के अंक में 9.5% हाफ पॉइंट और ज्यादा बढ़ा दे रहा हूं। चलिए 9.5 आउट ऑफ 10। देखिए इसीलिए मैंने आप जैसे विशेषज्ञों को, वैभव जी को, आपको इसलिए ही रखा क्योंकि देखिए विरोध करने वाले बस विरोध के नाम पर विरोध करते हैं और जनता जनार्दन थोड़ी बेचारी इतनी इनोसेंट है कि भ्रम के जाल में फंस जाती है। इसीलिए इस बजट को बहुत आसानी से समझाने के लिए ही आप लोगों को आज मैंने आमंत्रित किया और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि देखिए आम आदमी तक भी ये पहुंच हो रही है। इसी के साथ साथ हमारे साथ इस पैनल में एक और हस्ती जुड़ चुके हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप चेहरे से बहुत सारे लोग पहचान चुके होंगे। स्वागत कर रही हूं मैं। मेरे साथ इस वक्त अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के चेयरपर्सन रमेश अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और रमेश जी, आज का बजट, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुश हैं बहुत आज के बजट से। जो जितनी बातें आपने अभी 2 दिन पहले डिबेट में बोली थी, डिस्कशन में बोली थी कि आप क्या क्या चाहते हैं, मुझे लगता है कि आज वो सब कुछ सरकार तक आपकी बात पहुंच गई, वो मिला है मुझे लगता है। अभी तक जितना भी वैभव जी और एसके दत्ता साहब ने जो समझाया, मुझे उतने से तो ये समझ में आ रहा है कि जो आपकी मांगे थी वो काफी हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। रमेश जी, मतलब जो आपने है ना मेरी मुंह की बात कह दी, इट्स ए वेरी मच वेलकम बजट और एक शाइनिंग बजट। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से सरकार ने कहा कि एवरीथिंग डिजिटल, और जिस देश में डिजिटल आ जाता है वो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, और जहां ट्रांसपेरेंसी होगी वहां पर तो कोई रोकने वाला ही नहीं प्रगति। उन्होंने 7.5 लाख रुपए का इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, वो 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट केवल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हो गया तो केवल कुछ चीजें बढ़िया हो गई, उसके साथ साथ कितने लोगों को व्यापार इसके साथ कहीं से कोई सेल करेगा, कोई परचेज करेगा। ट्रांसपोर्टों की तो लॉटरी खुल गई। 7.5 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए करोड़ का पूरे साल भर तक ट्रांसपोर्टों को बहुत ऐसा विद ग्रेस ऑफ गॉड काम मिल गया। ये अपने आप एक बहुत बहुत बड़ी सोच है भारत सरकार की। और 25,000 किलोमीटर एक साल में रोड बनाएंगे। आप बताओ, जहां रोड बन गया वहां पर अपने आप ही वो मतलब प्रोग्रेस हो ही जाती है उस शहर की, उस स्टेट की। 100 पर मंथ गति शक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल बनेंगे। आप बताओ कि 100 कार्गो टर्मिनल पर मंथ, गति शक्ति नहीं, मैं तो इसको कहूंगा प्रगति, देश की प्रगति शक्ति है ये। तो ये तो एक इतना जबरदस्त ये सबको बैलेंस करते हुए मैं ये क्या सोच रहा था कि ये बजट है, इलेक्शन 5 स्टेट में है, तो सरकार क्या करेगी, बहुत कुछ वैसे ही बांट देगी फ्री में, और जिसके कारण फिर मार पड़नी है उद्योग वालों के पास। उन्होंने ये अभी मेहरबानी करी, कोई चीज फ्री की नहीं बांटी। थोड़ी मोटी पेंशन वालों को इनकम टैक्स माफ किया है, वो भी तो नॉमिनल जो कि होना चाहिए। फार्मर के लिए बहुत खुशियों की चीज लेकर आए हैं। तो ये कोई फ्री बांटने वाला बजट नहीं है, ये तो देश की प्रगति वाला बजट है। और ये बजट इस तरह से भगवान ने तो चाहा फिर कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ जाए, 14 से 9 पर आ जाए, तो क्या लग रहा है ये 14 से 9 के बीच का जो वैक्यूम था वो पूरा कर लिया जाएगा इस बजट से? पूरा फोकस उसी पे किया गया है। जो 100 टर्मिनल बन रहे हैं कार्गो के, 7.5 लाख करोड़ का इंफ्रा हो रहा है। गति शक्ति के तहत हर हाईवे के आजू बाजू में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी इन्होंने एक कल्पना की है। तो ये सारी चीजें होते हुए, और हर रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने कार्गो के साथ में। तो जितनी चीजें इन्होंने जो सोची है, वो एक टोटल फोकस यही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 13 to 14% है,
हाउ इट विल कम 9%। हालांकि इस साल 9% तक नहीं पहुंचेगी, पर 3 साल के अंदर जरूर पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, मतलब शुरुआत हो गई है, और शुरुआत जब होती है, आगाज होता है, तो अंजाम अच्छा ही होना चाहिए। वैभव साहब, आपके पास आते हुए हम अब, क्योंकि अर्थनीति के आप लोग जानकार हैं, इसलिए अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। अर्थनीति में नियत दिखनी चाहिए, और हम यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें नियत दिखाई दे रही है कि अच्छी नियत के साथ ये नीति बनाई जा रही है। एक सवाल जो बार बार उठ रहा था, खास तौर से जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए जो बेहतर एजुकेशन की बात हो रही थी। आप देखिए, एक होती है फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम ना कहीं से कोरोना काल में हम लैक कर रहे हैं। एक जो सोशलिज्म होता है, जब आप फिजिकली किसी से मिलते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। बट भाई कोरोना है तो इसीलिए डिजिटल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग एक सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा है, इसीलिए मैं उन सवालों को आप लोगों के बीच रख रही हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर अब भी कहीं ना कहीं से डिजिटली उनको वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, उन बच्चों का क्या होगा? वहां के लिए क्या खाका है? क्या अगर है भी तो थोड़ा और आसान शब्दों में समझा दीजिए इसे। लावणी जी, अच्छा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में तीनों चारों बातें कही। आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है। हमारे ग्रामीण इलाके में, दूर क्षेत्रों में रहने वाले, जो स्कूल जाने वाले हमारे युवा है, आज डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शायद एजुकेशन की, शिक्षा की सारी बातें उन तक हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसलिए इस बात को पहचानते हुए, देखिए कोविड के कारण ये समस्या बहुत प्रचुर मात्रा में हम लोगों के सामने आई, तो वित्त मंत्री ने इस बात को पहचानते हुए उन्होंने कहा 400 हम नए ऐसे चैनल ओपन कर रहे हैं डिजिटल माध्यम के लिए, जिसके कंटेंट और उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार ले रहा है। उसके लिए बजटरी प्रोविजन सरकार कर रहा है, ताकि हम हर क्लास में 1 क्लास 1 चैनल की योजना की तहत वित्त मंत्री जाने की बात कर रही। इतनी स्पष्ट रूप से दिशा उन्होंने। देखिए, किसी भी समस्या को सुलझाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम समस्या को पहचाने और उसको एड्रेस करें। तो हमारी ये समस्या है और उसको एड्रेस करने की सही दिशा में हम कदम उठाएं। कोई एक दिन में 2 दिन ये बातें होगी नहीं, लेकिन उस दिशा में पहचान कर वित्त मंत्री ने अपनी दिशा स्पष्ट की है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही, हमारा कैसे हम डिजिटल एजुकेशन लोगों तक अच्छा पहुंचाएंगे। तो एक तो हमारा कंटेंट उपलब्ध हो, दूसरा डिजिटल एजुकेशन जिस माध्यम से उन तक पहुंचेगा वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेंथन हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा स्ट्रेंथन होगा? वित्त मंत्री ने घोषणा की, हम रूरल इलाके में इस साल के अंदर पूरा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पूरा करेंगे, काम को पूरा करेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हमारा जाएगा, तभी तो हमारा इंटरनेट वहां पहुंचेगा, तभी तो हमारी मोबाइल नेटवर्क वहां पहुंचेगा, तभी तो इंटरनेट के माध्यम से, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब्स के माध्यम से हम हमारे युवा छात्रों तक हमारी शिक्षा पहुंचा पाएंगे। तो उस बात को भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। उसके साथ साथ उन्होंने अपने डिजिटल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात की। उन्होंने कहा अगले साल 22-23 में, इस साल आने वाले वित्तीय वर्ष में हम 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेंगे, जिसके कारण हमारी पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव होगा। उस दिशा में भी उन्होंने सही कदम उठाकर घोषणा की और इसी साल उसको पूरा किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की। चौथी बात उन्होंने घोषणा की, जो डिजिटल हमारे इंडिया के पूरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम छात्रों को कैसे सिखाएंगे? किसी लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उन सब चीजों को भी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी उन्होंने एड्रेस करके कहा कि ये कैसे सस्ता हो हमारे देश में। इसलिए जो अलग अलग प्रकार की एसेसरीज लगती है, चाहे हम ईयरफोन की बात करें, मोबाइल चार्जर की बात करें, छोटे छोटे फोन्स की बात करें, उन सब के मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं देकर उसको कैसे हमारे देश में सस्ता किया जा सकता है, इस पर भी वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी योजना जाहिर की। तो मुझे लगता है इन सब बातों को अगर आप एक टोटलिटी में देखेंगे तो केवल कंटेंट बनाने के से होगा नहीं। जब तक वहां इंटरनेट नहीं होगा तब तक हम कंटेंट नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। अगर इंटरनेट और कंटेंट होगा तो अगर हैंडसेट होगा तो ईयरफोन नहीं होगा तो वो बच्चा सुन नहीं पाएगा। तो ऐसी पूरी स्पेक्ट्रम को उन्होंने एड्रेस करने की
जिसको कहते हैं पूरे इकोसिस्टम को एड्रेस करने की कोशिश उन्होंने की। हाँ, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मल्टी प्रोंग एक्शंस जनरली कहा जाता है कि डिफेंस के क्षेत्र में लेना चाहिए जब दुश्मन सामने हो, लेकिन अर्थनीति को भी पटरी पर लाने के लिए मल्टी प्रोंग एक्शंस की जरूरत थी और वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। मल्टी प्रोंग एक्शंस की बात हो रही है तो दत्ता साहब आपके पास आते हुए डिफेंस की बात चल पड़ी है, तो डिफेंस से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न अब आपसे होगा कि रक्षा क्षेत्र में हम लगातार ये कह रहे थे कि देखिए, मुझे याद है कि आज से 5 साल पहले जब मैं और आप इस मुद्दे पर बात किया करते थे तो तब आपने कहा भी था कि जब तक हम रक्षा क्षेत्र को मजबूती नहीं देंगे तब तक हम दुश्मन को सीधे ये कहने में सक्षम नहीं हो पाएंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हम निरंतर देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र को बजट में तरजीह दी जाती है, आज भी दी गई। क्या कोई अभी कमी रह गई है, कुछ और करना बाकी है, या हम उस दिशा में बढ़ चले हैं? आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। आपके नजरियों में डिफेंस को जो मिला वो सही है या कुछ और थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? मुझे बहुत खुशी है कि लावनी जी आपको 5 साल पहले की बात याद है जब हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की थी, और तब भी मैंने कहा था कि डिफेंस और खास करके स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण वे में ध्यान दें, जो अक्सर नेग्लेक्टेड रहा है पहले पुराने सरकारों के समय पे। पर जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, हम लोगों ने देखा है कि लगातार एक के बाद एक दूरगामी कदम उठाया गया है। आज हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास, उसके साथ साथ फिलीपींस और तमाम देशों को आज के डेट में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, समझौता हो चुकी है इन चीजों को लेके। फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स पे लगातार हम लोग नया खेती प्राप्त कर रहे हैं। परसों ही एक नया न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के लिए। आज के बजट पे आप अगर देखेंगे पिछले साल के हिसाब से कंपैरिजन अगर करेंगे, लगभग 13 से लेकर 14% के आसपास डिफेंस बजट में अनुदान बढ़ाया गया है खास करके। तो ये कहीं ना कहीं पे क्वांटम लीप है डिफेंस को ध्यान में रखते हुए। और हम जानते हैं कि ईस्टर्न LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, चीन के साथ जिस तरह से हम लोग लगातार जूझ रहे हैं, और पाकिस्तान तो है ही हमेशा बदमाशी करने के लिए और हमेशा भारत के विरोध में काम करने के लिए। तो ये जो तमाम दोनों एंगल को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आउटले बढ़ाया गया है, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री पे, बॉर्डर एरियाज पे, रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज को लेकर जिस हिसाब से अनुदान बढ़ाया गया है, ये कहीं ना कहीं पे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट तैयार करेगा। बिल्कुल मल्टीप्लायर इफेक्ट तैयार करेगा। आखिरी के 2 मिनट रमेश अग्रवाल जी को मैं देना चाहूंगी, फिर समाप्त करती हूँ। रमेश अग्रवाल जी, देखिए, बार बार एक बात हो रही थी कि उद्योगों को मजबूत करना है, और उद्योग मजबूत होंगे रोजगार बढ़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट के उद्योग में भी हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात तो हो गई, लेकिन जिस कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर बड़े कई तरीके की एक्सपेक्टेशन थी, आज उस कॉर्पोरेट टैक्स में भी एक छूट मिल गई है। तो एक उद्योगपति होने के नाते रोजगार बढ़ाने में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, आज का बजट क्या उस कॉम्प्लिकेशन को दूर कर रहा है? सर, आखिरी के 2 मिनट प्लीज। ये बजट एक तरह से बैलेंस बजट है। ये किसी तरह से कह नहीं कह सकते कि उद्योग जगत को कुछ एक एडिशन मिल गया, फार्मर को नहीं मिला या उसको मिल गया। सबको बैलेंस करते हुए, मतलब इन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया। कुछ उद्योग जगत को जो मिलना था वो दिया। अल्टीमेटली क्या होता है, जब कुछ भी मोमेंट होता है, किसी की कुछ बढ़ाना, किसी कुछ कम करना, उसमें गति मिलती है। उस गति के अंदर हर व्यक्ति काम पे लग जाता है। तो ये बजट ऐसा हो गया जैसे MSME के लिए वो एक रक्तचाप होती है किसी भी देश की, और उस रक्तचाप को इन्होंने बहुत ही बारीकी से उसके ऊपर काम किया है। एक MSME छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले, किसी के पास 10 वर्कर होते हैं, किसी के पास 40 होते हैं। ये कितने वर्कर है, करोड़ों वर्कर जो है आज देश अपना हिंदुस्तान में कितनी नौकरी सरकार दे पाएगी? आखिर तो संभालने वाले उद्योगपति है। जब उद्योग जीते रहेंगे, उनको सरकार की तरफ से एक आश्वासन मिलेगा कि आप बिल्कुल, हम आपके साथ में हैं, तो उद्योगपति कभी परवाह नहीं करता। उसका चाहे घर गिरवी पे हो, चाहे मकान गिरवी पे हो, चाहे उसका कुछ भी हो, उसकी परवाह नहीं होती। उसको एक ही महसूस होना चाहिए कि सरकार हमारे पीछे है, मैं गिरूंगा तो संभाल लेगी। आज कितनी बड़ी बात की है सरकार ने, MSME को हम सुरक्षा देंगे।
उनको इतनी हिम्मत आ गई इस बात कहते ही कि वो ठीक कल है। से सोचने लगे कि मैं अब मैं उद्योग जो बंद करने वाला था हाँ। या बंद करने की सोच रहा था, वो सोचने की बात छोड़ो, वो डबल करेगा। बिल्कुल, वो डबल करेगा और इसीलिए सरकार ने सुरक्षा दी है। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया और मैं पर्सनली आप तीनों का इसलिए भी बहुत धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि देखिए जब बजट आता है ना तो बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस दिमाग में पहले आते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन बाद में आते हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव ने भी कल कहा था नकारात्मकता दूर करनी है, तो चलिए आज के ये जो जवाब हैं उन तक भी पहुंचेंगे। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसमें नहीं था। देश के 3 जाने माने हर क्षेत्र के दिग्गज हमारे साथ थे जिन्होंने तमाम नकारात्मक प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर दिए हैं और यही उत्तर आने वाले देश के भविष्य को तय करेगा। देश का भविष्य सुनहरा तो हमारा और आपका भविष्य भी सुनहरा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप तीनों का अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। बजट पर हमारी चर्चा भी जारी रहेगी। बजट के अलावा चुनावी दंगल भी चल रहा है, चुनाव से जुड़ी हुई खबरें भी जारी रहेगी और साथ ही साथ देश दुनिया में और क्या हो रहा है, ये तमाम बातें लगातार जारी है। सुदर्शन न्यूज पर बने रहिए।